जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मधु किशोर आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की याद आती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरा जो गुरु जी के साथ रिश्ता शुरू हुआ वो अनोखे हालात में हुआ था। मेरी माँ का देहांत हुआ था 2001 में, सन 2001 में, सितंबर के ही महीने में। और मैं संभाल नहीं पा रही थी। बहुत ग्रीफ, बहुत गिल्ट की माँ को पूरी सेवा जितनी वो डिजर्व करती थी, टाइम जिसका था। शी वॉज एन एक्सेप्शनली गुड मदर। और मैं काम में इतनी बिजी रहती थी, आखिरी दिनों में वो मेरे पास ही रही। शी हैड अ डिफिकल्ट लास्ट फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ कैंसर। तो ये था कि बचा सकते थे अगर हमें पता होता कैसे हैंडल करना है। आई वॉज नॉट equipped टू हैंडल इट फुल्ली। और उन दिनों इतनी जानकारी भी नहीं थी कि कैंसर के लिए जरूरी नहीं कीमोथेरेपी करो, जरूरी नहीं रेडिएशन करो। तो हमने खामखा वो सब ठोका। अगर आज मुझे वही सिचुएशन का सामना करना होता तो मुझे पता है मैं कौन से आयुर्वेदिक सेंटर्स में जा सकती हूँ जहाँ कीमोथेरेपी से बहुत बेहतर इलाज मिलता है और क्या क्या करना चाहिए। आज पता चला, तब मालूम ही नहीं था। आई वॉज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल इट एट ऑल। तो उनकी माँ के जाने के बाद मैं तो पूरी बहुत डेवस्टेटेड थी। और किसी के साथ बैठ के, परिवार के साथ बैठ के भी मैं रोई नहीं थी कभी। अकेले ही, मतलब आई द ग्रीफ वॉज ईटिंग मी अप। तो मुझे मेनका ने, मेनका गांधी उन दिनों मेरी अच्छी मित्र थी, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें गुरु जी के पास ले चलते हैं, मे बी हैज अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। और मेरी एक ही ऑब्सेशन थी जो एक महीने में अभी भी है, पर उस किस्म की नहीं जो उस वक्त थी, कि मुझे रिकनेक्ट करना है माँ से, मुझे रिकनेक्ट करना है। क्योंकि हिंदू होने का एक तो फायदा ये है कि हमें मालूम है कि यही जन्म से सारी बात नहीं खत्म होती, पुनर्जन्म है। और बार बार हम आते हैं और बार बार कनेक्ट करते हैं, पुराने उधार चुकाते हैं और नए चढ़ाते हैं अपने सर पे। तो मुझे ये ऑब्सेशन था कि इस ऐसी माँ तो 7 जन्म, माँ ही नहीं पिता भी, 7 जन्म के अच्छे काम पुण्य किए होंगे जो ऐसे माँ पिता मिले जिन्होंने बहुत ही लाड प्यार से और बहुत सम्मान से मुझे पाला पोसा। तो मुझे ये था कि इस जन्म में तो मैं पूरा उनका कर ही नहीं पाई, आ, जो मुझे करना बनता था जितना। और वो बहुत तकलीफ में गई, तो इट वॉज अ ट्रोमा एंड आई वॉज डेस्परेट कि किसी तरह मुझे कोई रिकनेक्ट कर दे माँ से। उनका कहीं तो पुनर्जन्म हुआ होगा, तो वो कहाँ हुआ है, या क्या तरीका है कि मैं जल्दी से जल्दी इस दुनिया से विदा लूं और जहां माँ पैदा हुई है उनके साथ फिर से कनेक्ट हो। ऐसी ऊल जुलूल किस्म की बातें मेरे दिमाग को खाए जा रही थी। सो मैंने कहा टुक मी टू गुरु जी। और ये था कि बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आ, बहुत से लोग ये भी कहते हैं शिव का ही स्वरूप है। तो उस वक्त तो ये सब बातें पता नहीं थी, गुरु जी की महिमा क्या है, गुरु जी की पावर क्या है, गुरु जी क्या अनोखा फिनोमेना है। तो मैं चली गई, क्योंकि करता क्या ना कर, क्या मरता क्या ना करता की स्पिरिट से, क्योंकि और तो कोई संभाल नहीं पा रहा था मुझे। और मैं गुरु जी से गई तो यही केवल एक मांग लेके। अब बाकी सब लोग, जब एम्पायर स्टेट की संगत होती थी
तो सब जानते हैं कि सत्संग होता था तो सब लोग अपने अपने मिरेकल्स बताते थे। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे साथ ये मिरेकल हुआ, हमारी मौत के मुंह से गुरुजी बचा के ले आए, क्या क्या कहानियां सब लोग बताते थे। तो मुझे लगता था अगर इतनी बड़ी बड़ी नियामतें गुरुजी दे सकते हैं तो मैं तो छोटी सी बात मांग रही हूँ कि मुझे रिकनेक्ट करना है। कोई मौत के मुंह से बचाने की बात नहीं, जस्ट टेल मी हाउ टू रिकनेक्ट विद हर। पर आई मस्ट से गुरुजी ने वैसे मुझसे बहुत प्यार करते थे। He had, I think, I'm sure many of us feel that he had a special affection for us. तो मैं भी उनमें से हूँ जिनको लगता है कि गुरुजी के साथ बहुत ही स्पेशल रिश्ता बन गया, उन्होंने बनाया। और कैसे बनाया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं उसकी तैयारी से भी नहीं गई थी और मैंने कुछ किया भी नहीं जिससे मैं कहूं कि मैं डिजर्व किया गुरुजी का प्यार। सो आई रियली बिलीव दैट मुझे तो अनडिजर्विंगली बहुत प्यार मिला और बहुत स्पेशल किस्म का गुरुजी ने अफेक्शन सपोर्ट वगैरह दिया। तो मैं गुरुजी के पास ये लेके, गुरुजी मनु मेरी मां नाल रिकनेक्ट कर दो। गुरुजी डांट देते थे, हर बाकी चीज में बहुत प्यार से बात करते थे। ये ना चली गल ना कर, मैं कहना भूल जा, मैं कहना भूल जा ना, चली गल नहीं करती, बस भूल जा। मैं अरे गुरुजी अगर मैं भूल सकी होंगी तो साल डेढ़ हो गया, दो नु है, तो आई वुडंट बी हियर बेगिंग एट योर फीट। नहीं, मैं कहना ना भूल जा। और मैं जब उन दिनों मैं सुनती थी लोगों के मिरेकल्स, तो गुरुजी के जो गुरुजी की थ्रोनी कहेंगे, गुरुजी की गद्दी जो होती थी एम्पायर स्टेट में, उसके पीछे बड़े बड़े भारी भारी लाल रंग के कर्टन्स हुआ करते थे वेलवेट के। और क्योंकि गुरुजी अपने पास ही बिठाते थे तो आई वुड स्लिप बिहाइंड दोस कर्टन्स एंड क्राई एंड क्राई एंड क्राई। और मुझे बहुत दुख होता था लोगों की मिरेकल सुन के, और गुरुजी कह रहे पुल जा पुल जा पुल जा। वे पुल नहीं सक रहे हैं गुरुजी। But I must say, Guruji, on that one issue did not yield at all. And he kept saying कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। I can't say कि मैं पूरी तरह कर पाई, but the fact that even he would not oblige me, so I understood that he is not one of those, जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं, क्या भी प्रॉमिस कर देंगे, ये कर दिया वो कर दिया, आपको क्या पता कि जिससे वो आपका कनेक्शन। सो इट एक्चुअली मेड मी रिस्पेक्ट गुरुजी अ लॉट मोर ओवर टाइम। शुरू में मैं बड़ी दुखी होती थी और लोगों की मिरेकल की कहानियां सुन सुन के तो मेरा बहुत मन उदास हो जाता था कि ये देखो ये भी हो गया उनके साथ, वो भी हो गया, इतनी इतनी बड़ी बातें कर दी गुरुजी ने अपनी मेहर से, और मेरी छोटी सी नहीं मान रहे। But over time, I got to understand what his logic was, even though not fully accepted। अभी भी मेरे एक ही, if you ask me what would be my last wish, यही, please reconnect me to my parents। I have my debt to pay। अगले 3 जन्म तो मुझे करना ही है। तो वो छुटा नहीं, वो नहीं छुटा है, बट जो डेस्परेशन थी उस वक्त की, वो तो उसको तो गुरुजी ने संभालने में मदद की। उसके बाद जो अनोखी बातें थी कई सारी, मैं वो बयान करना चाहूंगी। मैं जिन्होंने भी मुझे देखा होगा संगत में, गुरुजी के दरबार में, मैं बहुत साधारण कपड़े पहनती हूँ और साधारण ज्वेलरी तो बिल्कुल ही चांदी की पहनती हूँ। कांटे मेरे हमेशा होते हैं। आई नेवर एम विदाउट डैंगलिंग इयररिंग्स, बट दे ऑलवेज 99% ऑफ द टाइम इट्स सिल्वर। और सिल्वर इसलिए क्योंकि मैं खो देती हूँ, मेरे हर महीने 2 3 4 तो खोने ही होते हैं। तो मैंने ये सस्ता भी इलाज ढूंढा कि पसंद है पहनने, पर गोल्ड और डायमंड्स मत ही पहनो, वो संभालने का बस का नहीं है।
आई एम वेरी गुड एट लूजिंग थिंग्स, सो गुड दैट मेरी माँ ये मुझे कहा करती थी, शुक्र है कि तेरे हाथ और पांव और नाक और कान ईश्वर ने जोड़ के भेजे हैं। नहीं तो एक दिन आती जी, और मम्मी मेरा कान रह गया कहीं, अगले दिन जी नाक रह गया कहीं, आज मेरी लेफ्ट बाजू रह गई। सो शुक्र है ये तो अंग तो ठीक है, बट दे वर वेरी इंडल्जेंट। तो कुछ भी मैंने बड़े से बड़ा खो दिया, नुकसान कर दिया, आई वाज नेवर स्कोल्डेड। सो केयरलेसनेस की और आदत बढ़ती जाती है। तो मैं ये पहनती थी, बड़े सिंपल होते हैं मेरे, कोई डैंगलिंग ऐसे नहीं होते कि कोई देख के अरे वाह कितनी सुंदर, वेरी सिंपल सिल्वर इयररिंग्स मोस्टली। एंड द मोमेंट आई वुड एंटर, गुरुजी से, आ गई कांटिया वाली आंटी, आ गई, आओ कांटिया वाली आंटी। I would always wonder why he called me that, and everybody would look around to say ki gal hai कांटिया दी, what's so special about her कांटास कि गुरुजी कांटे वाली आंटी कह रहे हैं, there's nothing special about them actually. So I used to be quite embarrassed that people would wonder why kante is, because I'm not wearing anything that's even worth a second or a third look. They're very simple, regular uh, silver earrings with a little bit of stone sometimes or whatever. Anyway, so one day out of sheer embarrassment, I said, गुरुजी बहुत पसंद है मेरे कांटे। तो गुरुजी कहते हाँ बहुत पसंद है। सो ऐसे, अच्छा चलो फिर ब्लेस कर दो। इसे ले लिया। सो ही पुट आउट हिज हैंड and I took out my kantas and I put them in his hand and he blessed them. Everybody watched this and they were wondering what's happening. Even I was quite surprised that why he would bless. He blesses lota because it then acquires certain healing powers, the water put in that. But why would he bother to bless my very simple earrings? But he did, yeah. And then, as was bound to happen, एक दो हफ्ते जो हो गया एक. So I went back, and instead of feeling sheepish about it, because with Guruji, my relationship was really like that of a spoiled child, in the way that I would, talk to my parents who spoiled me silly. तो इसी किस्म से गुरुजी के साथ भी उसी किस्म से मेरा रिश्ता था, that of a child who knew that I'm not going to be scolded no matter what. So I went and said, Guruji, ले, see, तुझ तो गवाही देते मेरे कांटे. Instead of saying मैंने खो दिए, instead of apologizing, feeling ashamed, I said, तुझ तो घुमा ही दिए मेरे कांटे. तो बोले कोई नहीं, कोई, he had his way of saying कि कोई टल गई बला. So I said, in that case, why don't you bless my another pair of kantas? He said, हाँ दे दे. So I gave him another pair of kantas. He blessed those. Sure enough, in 2-3 weeks, they were gone too. That pair was gone. So I went again and I said, Guruji, that pair is also gone. Ikka hi reh gaya. So he says, le. And he blessed. So he kept blessing one after another. I can't remember how many. And then finally one day, in those days, I used to also wear silver bangles. Quite a few thin silver bangles. So I said, Acha Guruji, please bless my bangles also. So he said, so he blessed my bangles also. And believe you me, you will all think that I must be some crackpot, which I probably am. I lost them all, even though bangles. Today I don't have any of the bangles that Guruji blessed. They just vanished from my life, As did all the kantas that Guruji blessed. And the way he used to say, Chalo acha hoya, some bala tali hai, some kasht tala hai. So I also learned to deal with all my losses in the same spirit. Earlier, I used to tell myself, what's not destined to be mine will never stay with me. So I should never
grieve any loss of material products, and what is destined to be with me can't be stolen from me. So I should take it easy, not worry about locks and keys and what's stolen, what remains. That's how it's to live. But once Guruji started using this terminology, chalo koi kasht kat gaya. So I understand it's a very light price to pay, That's how he trained me to think of losses in life. But I still wish I had kept all those kantas that Guruji blessed, all the silver bangles that Guruji blessed, and so on and so forth. But that was not to be. Now, another very loving thing about Guruji was, as you well know, if people want me to speak in Hindi, I'm okay with that too. I don't know which language people prefer. If you can indicate to me, Uncle, I'd be. Are you comfortable with English or a mixture? जी प्लीज आंटी, आप कोशिश करें कि आप हिंदी में करें सत्संग. Okay, fine. तो गुरुजी के पास हमेशा लोग आते थे, तो दरबार में गुरुजी के लिए गिफ्ट्स लेके ही आते थे. तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि गुरुजी को किसी ने कुछ दिया, तो गुरुजी ने वो खोला, उसको एक्सेप्ट किया और फिर मुझे पास ऑन कर देते थे. वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स गुरुजी पास्ड ऑन टू मी, वो थी एक गोवा से शेल्स की क्लॉक. है तो सिंपल सी, पर गुरुजी के कोई डेवटी लेके आए, उन्होंने बड़े प्यार से गुरुजी को दी. गुरुजी ने अपने हाथ में ली, उसको जो भी कहा होगा, एंड देन इसे वधु आंटी इधर आ, एंड देन ही हैंडेड इट ओवर टू मी. नाउ आई डोंट नो कि वो जो गोवा से लेके आए थे उनको अच्छा लगा होगा कि बुरा लगा होगा, पर मुझे तो ये पता है कि वो क्लॉक जो है वो मेरे बेड के बिल्कुल सामने रहती है हमेशा. सो दैट मैं उठती हूँ तो सबसे पहले वो ही मुझे दिखती है. सिर्फ गुरुजी का स्वरूप नहीं, बट क्लॉक हैज अ सर्टेन मैसेज, और वो मुझे क्यों दी, मैं कई साल से उसको ध्यान में रख के कि समय की कीमत बताना चाह रहे थे गुरुजी मुझे, या किस तरह से क्या मैसेज देना चाह रहे थे. बट इट इज अ प्रेशियस गिफ्ट. और टचवुड आज तक वो ठीक चल रही है. टचवुड घर भी बदले तो सेफली एक घर से दूसरे घर तक पहुंच गई. हालांकि फ्रेजाइल चीजें होती हैं और खोई नहीं, जैसे मेरे कांटे और मेरी बैंगल्स और क्या क्या होता रहता है, वो तो ईश्वर गुरुजी वो तो मेरे साथ ही रखना. एक और गुरुजी की उन दिनों आपको तो मालूम होगा, जो एम्पायर स्टेट में होते थे, कि गुरुजी पंजाब में तो अपने हाथ से ही प्रसाद खिलाते थे, बांटते थे, पर एम्पायर स्टेट में भी जब आते थे तो अपने हाथ से कुछ ना कुछ गुरुजी सबको देते ही थे. और प्रसाद तो खासकर जब देना होता था तो अपने हाथ से गुरुजी लंगर के बाद देते थे, या लंगर से पहले भी कई बार होता था. तो जब लंगर हो जाता था, प्रसाद भी सबको मिल गया, सब कुछ हो गया, तो काफी लेट ही होता था सारा एम्पायर स्टेट में. और एम्पायर स्टेट आप जानते ही हैं कितनी दूर उन दिनों लगती थी, क्योंकि वो सारा इलाका सुनसान था. और मैं सिविल लाइंस में रहती थी. सिविल लाइंस वो नॉर्थ दिल्ली में, ये एक्सट्रीम साउथ दिल्ली है, जो एम्पायर स्टेट का साउथ वेस्ट बोलेंगे, और मैं नॉर्थ ईस्ट में. और सिविल लाइन से मैं ड्राइव करके आना होता था मुझे. तो ड्राइवर भी मेरा क्योंकि उधर ही रहता था, तो यहाँ वापस जाते जाते बहुत लेट हो जाता था. तो कई बार मैं कहती थी कोई नहीं, मैं ही ड्राइव करके आ जाऊंगी. तो उसको मैं नहीं लाती थी, क्योंकि उसको घर जाने में फिर बहुत देर हो जाती थी. पर गुरुजी का ये था कि बहुत बार संगत जा रही है, मैं भी गुरुजी के पास पहुंची आज्ञा लेने के लिए, नहीं तो बैठ जा, ले नहीं जाना. अच्छा गुरुजी बैठ गए. फिर
सेकेंड राउंड ऑफ लंगर, फिर सेकेंड राउंड ऑफ प्रसाद, और कितनी देर देर बिठाते थे। और मैं ना लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड आई से, गुरुजी तुझ तो सोने नहीं देंगे। बाकी लोगों के गुरु कहते हैं कि जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, और आप तो नींद ही नहीं लेने देते हो। अब देखो कितनी लेट हो गई है, मैं घर पहुंचूंगी 2 बजे, पता नहीं कितने बजे, तो जल्दी सोने दिया करो गुरुजी। एंड ही वुड जस्ट लाफ इट ऑफ, तो उस वक्त हम फिर बहुत थोड़े ही लोग बच जाते थे, 3 4 5 6, और गुरुजी फिर अपनी धुन में क्या क्या बातें करते थे। यू नो ऑब्वियसली बहुत इंटीमेट किस्म की वो मोमेंट्स होती थी, जब गुरुजी छोटे से ग्रुप के साथ बातें कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं। और ये गुरु जी की एक विशेषता है कि अक्सर गुरु जो है कोई ना कोई प्रवचन देते हैं, माइक लेके बैठते हैं, प्रवचन देते हैं। यहाँ कोई प्रवचन नहीं होता, हर एक व्यक्ति को पर्सनल अटेंशन। जो भी समस्या लेके जा रहा है, गुरु जी से कुछ सलाह लेनी है, तो गुरु जी के साथ वन ऑन वन उसका हमेशा राब्ता होता था। तो वो तो बड़ी संगत में भी होता था, पर जब ये छोटी हो जाती थी तो और भी बहुत इनफॉर्मल से ढंग से हंसी मजाक ये सब चलता था। और 2 3 बार तो गुरुजी चलो कॉफी पिलाने चलने हैं। देन आई रिमेम्बर वन टाइम इंपीरियल होटल कनॉट प्लेस ले गए, पकौड़े भी खाओ, तब पेस्ट्री भी खाओ। एंड आई एम नॉट यूज्ड टू ईटिंग लेट एट नाइट, खाने के बाद। नहीं नहीं, मैं कहना ना, और अपने हाथ से जब गुरुजी आपकी प्लेट में कुछ डाल रहे हैं या आपको हाथ में दे रहे हैं, तो हाउ कैन यू से नो। सो ये जो पर्सनल गुरुजी का था, आई एज आई सेड इवन टुडे आई बिलीव आई डिड नथिंग टू डिजर्व इट। It came to me just as my parents. I did nothing to deserve parents of that kind. At least इस जन्म में तो मेरा कोई ऐसा काम नहीं था कि ऐसे माँ पिता, ऐसे ही गुरुजी ने जो अफेक्शन दिया। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत ओबीडियंट, और मुझे वो जो डेविटी वाली जो आस्था होती है ना, वो मुझे मेरे स्वभाव में नहीं थी। तो जैसे कांटिया वाली आंटी करके मुझे टीज करते, टीज भी नहीं, बुलाते थे प्यार से। एक और गुरुजी का तरीका था मुझे वेलकम करने का। जैसे ही मैं आई, एंड ही वुड एज आई वुड एंटर, गुरुजी वुड से, मधु आंटी इफ बट खत्म होया कि नहीं, इफ बट खत्म होया कि नहीं। नाउ इट्स नॉट दैट आई एवर टोल्ड हिम गुरुजी आप कुछ कहते हो, या जैसे मैं इस यहाँ का माहौल देखती हूँ तो मेरे दिमाग में बड़े सवाल आते हैं, बहुत से unanswered question. I never told him anything. But how did he know that I had a lot of questions? I was trying to figure him out. If but खत्म होया कि नहीं. So, and I would tell him, गुरुजी if but जिस दिन खत्म होएगा, इसका मतलब मेरा दिमाग डेड हो गया। नहीं मधु आंटी, मैं कहना सरेंडर करना सीख, सरेंडर करना सीख। Now, my response to him always was, गुरुजी सिखा दो, हले तक तो नहीं आंदा मनु सरेंडर करना, क्योंकि मैंने जैसे जीवन जिया है, डिस्पाइट माय पैम्पर्ड लाइफ, आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ इनॉर्मस फ्रीडम। मतलब कोई रोक टोक किसी किस्म की मेरे पिता माँ पिता ने नहीं, पूरे ट्रस्ट के साथ उन्होंने ब्लंडर्स भी करने दिए मुझे, और कभी ब्लंडर्स किए, मैंने गलती की, खुद ही संभाली। उन्होंने कभी भी मुझे शर्मिंदा करने की या ताना देने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए मुझे आदत थी कि आई कैन हैंडल माई लाइफ, बड़ी से बड़ी भी मैं समस्या खुद झेल सकती हूँ, बड़ी से बड़ी। एंड आई नेवर वेंट टू माई पेरेंट्स, कोई गलती की है, उसके अंजाम गलत हुए हैं, तो मैं कभी भी रोते हुए माँ पिता के पास नहीं गई कि मेरे से हो गया या मैं दुखी हूँ। उनको कुछ नहीं बताने की मैं कभी भी नहीं करती थी, अपने आप ही हैंडल करने की मुझे आदत थी। तो सरेंडर वरेंडर तो मेरे को आता ही नहीं था, इसलिए आई ओनली न्यू टू टेक चार्ज एंड टू फाइट इट आउट। और गुरुजी कह रहे हैं सरेंडर करो,
अब सीखा नहीं जो, तो मैं ये कहती थी गुरुजी आप सिखा दोगे तो मैं सीख जाऊंगी, पर अभी तक तो मुझे नहीं आया सरेंडर करना। और उसके कहीं से सारे एग्जाम्पल्स फिर निकलते गए, एंड ही वुड से कि इथे ब्लेसिंग्स रुलदियां पईयां गैदर दम, मैं चला जाऊंगा तो फिर तुसी तरसोगे, गैदर दीज ब्लेसिंग्स। ऑनेस्टली हम पूरी तरह नहीं समझे। और मुझे लगता है कि मेरे को जो अगर कोई सबसे बड़ा अफसोस है तो इस बात का कि मैं, क्योंकि मेनका गांधी के साथ हु वाज एट दैट टाइम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो अक्सर मेनका इंसिस्ट करती थी कि मैं उसी के साथ आऊं, तो मैं अपनी गाड़ी मेनका के घर में रखती थी, लुटियंस रैली में उसका जहां भी एमपी बंगलो था या जोरबाग में जब वो रहती थी, और फिर हम दोनों उसकी गाड़ी में आते थे कहीं, अक्सर ज्यादा। और फिर आते थे तो इकट्ठे ही बैठते थे। तो गुरुजी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ मेनका, बट इन अ टोटली डिफरेंट वे। उनके साथ, मेनका के साथ भी बहुत स्पेशल था उनकी बॉन्डिंग, पर वो जो मेनका जी के साथ तो शी यू नो had an, I mean, totally different, maybe a higher level of communication with Guruji, much higher because her engagement was also much more intense. But I found it very strange. हम दोनों बैठे होते थे, और anybody who knows Menaka Gandhi knows that she's a very mesmerizing talker. बहुत बातें करती है और बहुत जानकारी देती है। she'll tell you stories after stories after stories. she's a compulsive talker. तो वहां भी हम बैठे होते थे, तो गुरुजी का ये ज्यादातर हुक्म यही होता था कि सुनो, कीर्तन हो रहा है, आंख बंद करके सुनो, कनेक्ट विद द डिवाइन पावर दैट आई रिप्रेजेंट। और वो चुपचाप कंसंट्रेशन के साथ। बट आप मेनका के साथ बैठ के तो मैं चुप भी रहूं, मेनका तो रनिंग कमेंट्री चलती थी उनकी। कोई भी आया तो रनिंग कमेंट्री उसके बारे में, कोई भी आया, डू यू नो हु दैट इज, मधु की बच्ची है, पता है कौन आया। एंड गुरुजी वुड ऑफन ट्राई टू से, चल तू इथे आके मेरे को बैठ, ही वुड टेल मी। एंड मेनका was really again a very pampered devotee of Guruji, and she said नहीं नहीं गुरुजी अब मेरे को बैठेगी, इसे नहीं नहीं मधु आंटी तू इत्थे आ जा, नहीं गुरुजी ऐथे ही बैठेगी। Now obviously I couldn't say to Menaka no no I'm going, I would continue sitting, but you know in the process जो चुपचाप बैठ के ध्यान लगा के करने की जरूरत थी वो शायद मिस आउट हुआ, वो शायद मिस आउट। एंड आई बिगैन टू रियलाइज, एंड देन आई ट्राइड कि कुछ दिन मैं अकेले ही जाऊं और चुपचाप बैठूं, गुरुजी जैसा चाहते हैं अपने पास। इनवेरेबली ही वुड मेक मी सिट नियर हिम, और बहुत बार गुरुजी मुझे अपने हाथ या अपने शोल्डर्स दबाने को कहते थे। और जिसने भी गुरुजी का स्वरूप जी उस शरीर के रूप में देखा है गुरुजी को, विल वाउच फॉर द फैक्ट कि गुरुजी की स्किन जो थी 6 महीने के बच्चे जैसी सॉफ्ट थी। और सच में जब गुरुजी मुझसे प्रेस कराते थे हाथ अपने, तो मुझे लगता था मेरे तो जामे जैसे उनको रफ लगते होंगे, because they were so soft like that of a 6-month-old baby, not even a 6-year-old baby. The beautiful, soft pink. So was his entire skin. पूरी स्किन गुरुजी की ग्लो करती थी, और हाथ तो गजब ही थे। और पर somehow मेरे से कभी भी उन्होंने चरण अपने नहीं दबवाए, हाथ ही या शोल्डर पे कभी कभी मुझे कहते थे। तो फिर मैंने कई बार ये कोशिश की मैं अकेले आऊं, चुपचाप बैठ के सुनूं, और to be more receptive. But I must say another thing that would distract me, सच में I
जो ये इफ पट की बात गुरुजी ने मेरे बारे में पकड़ ली थी कि गुरुजी के पास बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, कॉर्पोरेट हॉन्चोस, हर किस्म के लोग आते थे। और उनमें से कईयों को मैं जानती थी। और आप जानते ही हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेट बहुत भ्रष्ट भी होते हैं, और बहुत से पॉलिटिशियंस बहुत ही जालिम भी होते हैं, भ्रष्ट भी होते हैं, गलत भी काम करते हैं, क्रिमिनल एक्ट्स में भी होते हैं। तो ऐसे कई बार होता था कि कोई ब्यूरोक्रेट, जो मुझे पता है ये बहुत सताता है गरीबों को, ये बहुत तंग करता है लोगों को, इफ ही केम इन एंड आई से, गुरु जी प्लीज इनू ना ब्लेस करना, बड़ा ही गंदा है, बहुत तंग करता है गरीबा नु। है किता एंड बिकॉज आई वाज डीलिंग विद सम ऑफ द इश्यूज, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के, रिक्शा पुलर्स के, स्लम ड्वेलर, दीज वर इश्यूज दैट आई वाज टेकिंग ऑन, लीगली भी मदद कर रही थी, इनके कानूनों को बदलवाने का काम कर रही थी। लंबी लंबी लड़ाइयां वो 25-25 साल चली कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ढंग का कानून बने, रिक्शा पुलर्स के लिए। तो वो सब लड़ाइयों में जो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस जो तंग करते थे, और वो उनको मैं देख लेती थी, या जिनका बाकी रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, जिनके मान लीजिए दाऊद इब्राहिम के साथ बड़े गहरे संबंध हैं, तो ऐसे जब आ जाते थे, या समवन जिसके ऊपर मर्डर के चार्ज हैं कि उसने फला फला का कत्ल करा दिया, तो मैं सच में बड़ी अपसेट हो जाती थी कि कमाल है, इनको भी ब्लेसिंग मिलेगी तो फिर हम जैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं गुरुजी से उलझ जाती थी, गुरुजी प्लीज इनू ब्लेसिंग ना देना, बड़ा गंदा है, न्याय किता है, न्याय किता है। इमेजिन टेलिंग गुरुजी दैट, but he could have scolded me and said, mind your business, stay within your limits. He never did. कभी भी गुरुजी ने मुझे स्नब नहीं किया, but he would just smile at me, say, and just let it pass. He didn't even say, no, no, you don't understand. I know them better. ऐभी नहीं कदी किया. Not that he actively defended them, nor that he snubbed me. ना तमन्नु कभी snub किया, ना मुझे कभी टोका, बट जो करना था उन्होंने। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ईश्वर के खेल हैं, निराले हैं, उनको मैं आप जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझते। जब ईश्वर भी किसको राजा के घर में जन्म देता है, किसी को सड़क के फुटपाथ पे जन्म देता है, क्यों देता है? अब ईश्वर से जैसे बहस नहीं कर सकते, तो इसी प्रकार हम मैं कौन होती हूँ गुरु जी से बहस करने वाली। ये धीरे धीरे बहुत टाइम लगा समझने में, बहुत टाइम लगा कि ही हैज हिज ओन वे एंड आई हैव टू। अब फिर भी मैं अपसेट हो जाती थी। जैसे एक ऐसा पॉलिटिशियन था जिसके ऊपर मर्डर चार्ज था, वो जिस दिन आया तो मेरी तो रुलाई आ छूट गई उस दिन, तो कि ये भी इतना गंदा है ये तो आदमी। और मैं उठ खड़ी हुई, आई टुक माई कार, और मैंने पार्क की जाके 2 किलोमीटर दूर एम्पायर एस्टेट से, एंड आई क्राइड एंड आई क्राइड एंड आई क्राइड। और फिर रो रो के आके कम केम बैक एंड हैड लंगर। But I think Guruji may well have understood. Of course, he would have understood, but we didn't speak about it. Though I told him, जब वो आया तो, गुरुजी प्लीज इन्नू ना ब्लास करना, इन्हें आया किता होया, न्याय किता होया। Anyway, so um, it was a very curious, as I said, very curious relationship. अनोखा ही था हमारा आपस का रिश्ता। लिटरली जैसे मेरा माँ पिता के साथ था, अनकंडीशनल प्यार की एक्सपेक्टेशन। और कभी उन्होंने मुझसे कोई उम्मीद नहीं की थी कि मैं ये करूं या ना करूं। इसी किस्म से गुरुजी भी कोई उम्मीद नहीं करते थे, और मैं भी थोड़ी झल्ली थी। अब जैसे मैंने नई कार खरीदनी, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी केड़ी कार लवा? एंड ही सेड स्विफ्ट ले ले, तब नई नई आई थी। ओके, सो आई वेंट टू द मारुति शोरूम, स्विफ्ट देखी, अंदर से काली कलूटी,
तो मैंने कहा गर्मी में तो मैं उबल जाऊंगी इस काली कार में। तो मैंने एस्टीम या कुछ जो भी सिल्वर ग्रे अंदर से सफेद सफेद जिसमें गर्मी ना लगे वो ले आई। तो मैंने कहा गुरुजी तुसी क्या सी कि एसटी स्विफ्ट लो, बट वो बड़ी काली कलूटी सी अंदर, तो मैं नहीं ली। कहते कोई नहीं चल कितने चाबियां। सो आई गिव हिम द की एंड ही ब्लेस्ड द कीज। एंड बिलीव यू मी, दैट कार नेवर एवर ब्रोक डाउन ऑन मी। कार पंक्चर से अलावा कभी वो उसने मुझे तकलीफ नहीं दी। यहां तक कि एट वन टाइम जब मैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ रही थी और गुंडा माफिया हमारे को बहुत तंग कर रहा था, तो एट वन टाइम दे अटैक्ड मी ऑन द स्ट्रीट। वी हैड क्रिएटेड अ मॉडल मार्केट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो वो उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो मेरी वो गाड़ी में मैं अपने ड्राइवर के साथ उस दिन जहां उस मॉडल मार्केट में थी, उन्होंने हमें पकड़ के दबोचा, बहुत मारा एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट कि वो मेरी कार का दरवाजा तोड़ ले। माइंड यू सरिये थे उनके पास, टेम्पो ड्राइवर्स थे, क्या क्या नहीं था। और उन्होंने उस कार का दरवाजा खोल के वो खुलेआम कह रहे थे कि इन दोनों को इसमें डालो और तेल से जला दो, आज इनको वापस जिंदा नहीं जाने देना, क्योंकि हमने उनकी घूसखोरी, उनकी इलीगल ऑक्यूपेशन रुकवा दी थी। तो उस दिन वो मारुति की कार कोई इतनी स्ट्रांग तो होती नहीं, पर वो दरवाजा नहीं खुला, तब तक पुलिस आ गई। अगर वो दरवाजा खुल गया होता तो श्योर शॉट उस गाड़ी में हमें जला दिया गया होता। दे वर डिटर्मिन्ड। तो एक ऑर्डिनरी सी मारुति की कार, एस्टीम या जो भी थी, उसमें इतनी ताकत केवल गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हो सकती है। दैट ही सेव माई लाइफ दैट डे। उसके बाद भी दो और मर्डरस अटैक हुए मेरे ऊपर। एक बार तो वही गुंडा ग्रुप ने मुझे बुलाया और ट्रैप किया कॉर्पोरेटर के ऑफिस के बाहर, और बड़ा सा पत्थर, मैं जब बाहर निकली, लिटरली अ स्मॉल रॉक, दे ट्राई टू हर्ल एट माई हेड, दे एम्ड एट माई हेड। और किसी ने मुझे ऐसे ही खींच लिया, किसी ने और ने देख के, और वो जाके कार पे लगी और कार पे मोटा खासा डेंट पड़ गया। वो पत्थर अगर मेरे पास मेरे सर पे लगा होता तो कभी बच ही नहीं सकती थी। 3 बार ऐसे मर्डरस अटैक हुए और उस कार ने मुझे बचाया। तो ये तो ब्लेसिंग ही हो सकती है, कुछ और तो हो ही नहीं सकती कि गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और फिर यू वोंट बिलीव इट, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू इवन से दिस टू यू। तो कोरोना से पहले मैं बेचने को राजी नहीं थी, पुरानी हो गई थी, बट मुझे बहुत ऑब्वियसली गुरुजी की ब्लेस्ड कार है, तो मैं देने को तैयार भी नहीं थी किसी को ना। मेरे भाई ने भी कहा गुरुजी की गिफ्ट है, मुझे ही दे दे कुछ साल मैं भी उसका। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल लग रही है, ब्लेस्ड है कार। तो चोरी हो गई मेरे ऑफिस के बाहर से। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, गार्ड है वहां पे। गार्ड कहता मुझे तो पता नहीं, गार्ड ही के पास चाबी। सो ऑब्वियसली चोरी हुई, और वो भी इंश्योरेंस का 1 दिन का बचा था, बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट थिंग इज वो चोरी हुई तो मुझे फिर कोई अफसोस नहीं, गुरुजी का वो वाक्य याद आ गया, चलो कोई कष्ट टला। और बहुत दुख हुआ, फिर भी मैंने कहा गुरुजी का जो स्टैंडर्ड होता था, जब भी कोई चीज छोटी मोटी होती थी उनकी ब्लेस की हुई, तो वो ये मुझे समझाते थे कि कोई बला टली है तेरी। तो शायद ये बड़ी बला टालनी थी, तो इसलिए गुरुजी ने अपनी ब्लेस्ड कार चोरी करवा ली मेरे से। तो गुरुजी के वाकई अनोखे तरीके होते हैं। बट आई हैव टू टेल यू दिस ऑल्सो कि जब गुरुजी शरीर अपना त्याग के चले गए, तो 1-2 बार मैं गई मंदिर पे, मेरा मन नहीं लगा, बहुत उदास हो जाता था। जैसे मैं अपनी माँ की मृत्यु के बाद घर नहीं जा सकी कभी भी, मुझे घर ही नहीं लगता था वो। आई जस्ट उस रास्ते से भी गुजरना, उसके 4-5 किलोमीटर के रास्ते से भी गुजरना मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था। तो मैंने बड़े मंदिर जाना बंद कर दिया था, बहुत साल मैं नहीं गई। एंड यू वोंट बिलीव इट, 2000
16 में, काफी साल हो चुके हैं गुरु जी को गए, शरीर से त्यागे, शरीर त्यागे। तो एकाएक मुझे 1-1.5 साल उससे 2016 में बार बार फोन आ रहे हैं, रश्मि के, आंटी के, और रोमा आंटी के, और एक आध किसी और के। मधु आंटी आती क्यों नहीं हो, आती क्यों नहीं हो? आपसे मैं मन नहीं लगता आप गुरु जी के बगैर, अब नहीं मेरा मन करता वहां जाने का। नहीं, मधु आंटी आके देखो, बहुत ये मंदिर में गुरु जी अभी भी, यू विल फील हिज प्रेजेंस, और आया करो, आया करो। एंड देन दे टोल्ड मी कि पुरानी संगत के लिए अलग ही होता है, महीने में एक बार शुरू हो गया है, तो आ जाओ। क्योंकि रेगुलर में कभी आए तो इतनी क्यूज होती हैं, जो गुरुजी कहते ही थे हमें कि मेरे जान तो बाद इन्नियां लंबियां लाइना लगनगियां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਘੰਟੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰग्स ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲਓ। ही used to say that, and we obviously didn't expect कि बहुत जल्दी गुरुजी शरीर त्याग देंगे, और इतनी बड़ी संगत, ग्लोबल संगत एवं ही बन जाएगी अपने आप ही, ऑर्गेनिकली ग्रो करते जाती है, करती जाती है। कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो मुझे पता नहीं था कि कितना बढ़ चुका है, सारा विस्तार हो चुकी है संगत। तो 1 साल भर मुझे बार 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 2-3 लोग यार बार बार बुलाते रहे फोन पे कि मधु आंटी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। And I wouldn't go. And then one fine day, suddenly it struck me, Madhu aunty, you're being a bloody fool. और बहुत ये बदतमीजी की बात है कि अगर कोई आपको बार बार बुला रहा है, और मैंने एग्जैक्टली यही बात अपने को बोली कि आपका सगा भाई या सगी बहन भी आपको 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार बुला ले, और आप कोई ना कोई बात से टाल जाओ, तो सगी बहन भी 6ठी बार नहीं बुलाने वाली, सगा भाई भी नहीं बुलाने वाला, सिर्फ माँ बाप ही हैं जो बुलाते हैं। तो गुरुजी की तरफ से अगर बुलावा आ रहा है, तो क्या आपका फतूर क्या है जो आप नहीं जा रही हो? तो मैंने अपने को खुद ही फटकारा, एंड आई डिसाइडेड टू गो। तो रश्मि आंटी ने उस दिन मुझे बोला था कि जाओ तो दीपक को बता देना अपनी गाड़ी का नंबर। अब मुझे याद भी नहीं था दीपक को क्या बताना है, बट शी गेव मी द नंबर, एंड आई वेंट आफ्टर मेनी इयर्स। और मैं जब गई, एट द वेरी गेट, अगेन यू नो आई वाज रिसीव्ड जैसे मायके में बेटी आती है ना बड़े साल बाद, ऐसे इतने प्यार से। अच्छा, अगेन आई हैड डन नथिंग टू डिजर्व दैट, इतने साल मैं गायब हूं, बहुत प्यार से मुझे। और मैं गई तो मुझे बिल्कुल, जहां ये आप ये स्वरूप देख रहे हैं ना, इसमें भी गुरुजी का वो स्माइलिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट, उसके बिल्कुल पास मुझे बिठाया। क्यों बिठाया? बाकी संगत ऐसे बैठी थी, गुरु फेसिंग गुरुजी, मुझे वहां पे एक स्पेशल एनक्लोजर में जाके बिठा दिया। नाउ आई डिडंट आस्क फॉर इट, बट इट हैपेंड, सो आई वाज रियली टच्ड। तो उस दिन मैंने आंखें बंद करी और चल रहा था शब्द कीर्तन, और मुझे मालूम नहीं कैसे रुलाई आती गई, एंड आई वाज शेडिंग टीयर्स, आई वाज क्राइंग नॉन स्टॉप। आफ्टर अबाउट एन आवर और सो, किसी ने मेरी आंख बंद ही रही उस दिन, खुली नहीं, किसी ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, मधु आंटी उठो, आपने भोग लगाना है। अरे, मैंने भोग लगाना है? अगेन आई वाज स्टन्ड, अगेन मोर क्राइंग। रोते रोते मैं गई गुरुजी की भोग की थाली लेने, किचन में आई, भोग लगाया, और फिर उस भोग में से, शायद मुझे याद है, मुझे भी 2-3 बार मुझे उस भोग की थाली में से खाना मिला है। तो आई वाज रियली अमेज्ड कि इतना प्यार, और किस लिए और क्यों, और आई बीन अनडिजर्विंग पर्सन, गुरुजी ने क्यों बुलाया। और फिर बहुत जल्दी समझ आया गुरुजी क्यों बुलवा रहे थे।
क्यों बुलवा रहे थे? यू विल बी स्टन्ड व्हेन आई टेल यू दिस, कि उसके बहुत जल्द बाद ये डायग्नोज हुआ कि मेरे ब्रेन में बहुत मोटा सा ट्यूमर बैठा हुआ है, वो भी पिट्यूटरी के ऊपर, जिसने मेरी सारी सेहत को बुरी तरह बर्बाद कर रखा था, सारा मेटाबॉलिज्म सब कुछ। और मेरी आंखें भी, मेरी विजन भी जा रही थी। बल्कि एक आई डॉक्टर ने ही डायग्नोज किया था कि मेरी लैटरल विजन जा चुकी है, और अगर वो ट्यूमर फट गया होता तो श्योर शॉट आइदर डेथ और पैरालिसिस फॉर लाइफ मिनिमम। और ये इतना बड़ा ट्यूमर है। अब लकीली अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग कि वो कैंसरस नहीं था, बिनाइन ट्यूमर था। और गुरुजी की ब्लेसिंग, आई गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन सर्जन्स वेदांता में, डॉक्टर सुधीर दुबे, हु कंडक्टेड 6-7 घंटे की लंबी सर्जरी थी, जो ट्यूमर अच्छे से निकाल दिया। और इवन आफ्टर केयर ही गेव मी वेरी गुड आफ्टर केयर। तो फिर मुझे समझ आया कि, और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मेरे हाथ में एक ही चीज थी, वो थी गुरुजी का ब्लेस्ड एक ओम वाला लॉकेट, जो गुरुजी ने मुझे कहा था एक ओम लिखवा के लाई, मैं ब्लेस करना है। सो ही हैड गिवन मी दैट, तो वो मेरे हाथ में था। और डॉक्टर ने कहा ये नहीं रह सकता आपकी सर्जरी की, तो मैंने कहा मेरे बेड के पास कहीं रख दो, मेरे सरहाने पे, बट प्लीज डोंट टेक इट अवे फ्रॉम मी। तो दिस इज द रीजन गुरुजी वाज कॉलिंग मी। मैं जा नहीं रही थी इतने साल। When he knew critically that I needed blessings, I needed to his intervention to help me come out of that big life-threatening crisis, health crisis. तो उसके बाद तो फिर अब सरेंडर करना सीखना पड़ा धीरे धीरे। तो मैं जैसे कहती थी ना गुरुजी को, गुरुजी सिखा दियो, मनु आंदा ते है नहीं। तो गुरुजी ने खुद ही फिर उसका भी इंतजाम किया और सरेंडर करना मेरे को शुरू होने लगा। और मैं आपको क्या बताऊं, और क्या, कल की कहानी बताती हूँ। एज आई मेंशन बिफोर, मैंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी की समस्याएं नहीं कि मैं खुद ही संभाल सकती हूँ बड़े से बड़ा क्राइसिस भी, बट मेरी सारी जिंदगी दूसरों की समस्याएं सुलझाने में लगा रहा, वो भी वही उन गरीबों गुर्बत वालों की जिनकी कोई नहीं सुनता। तो हर वक्त दूसरों के दुख अपने बना के काम करना, आपकी जिंदगी, आपका दिल जो है ना छलनी हो जाता है। इतना आपको दुख देखना पड़ता है दूसरों का कि अपना दुख तो पता ही नहीं चलता मुझ में मेरी कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर पीपल यू आर whose lives you are intervening with in high court, in supreme court, ये वो, या स्ट्रीट बैटल्स, तो वो सब करते करते अपने पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं था। और यही था कि लड़ना है तो लड़ेंगे। लड़ना उस लिहाज से नहीं कि जैसे सड़क पे चलते हुए किससे तू मैं हो गई, या फला फला से दोस्ती दोस्ती में, यारी में लड़ाई कर ली, नहीं। आई मेंट बैटल्स टू मेक लाइफ गुड फॉर अदर्स। कोशिश तो की, अब उससे फर्क पड़ा नहीं पड़ा ईश्वर जाने, वो ऑडिट कोई और करेगा। बट अब मैं कल का उदाहरण देती हूँ सरेंडर का। कोई ऐसा काम था जो मेरा पर्सनल, जो मैं बड़े सालों से निग्लेक्ट कर रही थी, और अगर और कुछ दिन निग्लेक्ट होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। इट वुड हैव लेड टू ह्यूज सेटबैक। और कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने थे कल, और जिसने आना था डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने, वेरी क्रूशल डॉक्यूमेंट्स, was not an easy not an easy enterprise. The whole thing was difficult. चलो 2 साल से चल रहा था, फिर मैंने कल सोचा मुझे करना ही करना है, करना ही करना है। लॉयर भी, ये वो भी, विटनेसेस भी, ये भी, सब कुछ करके ताम झाम। The person who was to come and register and sign, main person,
सडनली द प्रीवियस नाइट उस व्यक्ति को स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक मतलब उठ नहीं पा रहा है, हेल्थ उसकी वैसे भी थोड़ी कमजोर ही है, बट उठ ही नहीं पा रहा, बेड से नहीं उठ पा रहा, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा, ये हाल हो रही है। और मैंने सुबह सुबह सिर्फ टैक्सी नहीं बुक रखी थी, एक व्यक्ति भेजा था मैंने अपने ऑफिस से कि साथ में ले आना, कोई प्रॉब्लम हो ये वो, सब कुछ इंतजाम करके अपनी तरफ से फुल प्रूफ। बट द पर्सन कांट मूव, कांट मूव, कांट मूव। हमने डेट ले रखी है रजिस्ट्रार से, वकील है, सारे विटनेसेस हैं, और वो व्यक्ति उठ ही नहीं पा रहा। अब नॉर्मली मेरा भी या किसी का भी रिस्पॉन्स हो पैनिक। अब क्या होगा, मान लो कुछ हो ही जाए उस व्यक्ति को, फिर ये कैसे रजिस्टर होंगे, यू नो, कुड इट बी अ टेम्पररी सेटबैक, कुड इट बी अ परमानेंट। तो नॉर्मली आप पैनिक में चले जाते हो क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। बिलीव यू मी, पहली बार मैंने जॉय ऑफ सरेंडर, है ना, धीरे धीरे आ रही थी ये सरेंडर की, धीरे धीरे आ रही थी, आई एम स्लो लर्नर। तो मैंने कहा गुरुजी जो तुम्हारी मर्जी, नो मैटर व्हाट यू विश, स्वीकार है मुझे, ये कहना सीखा है मैंने। पर कल ना पूरी तरह से सरेंडर करके मैंने कहा गुरुजी व्हाट एवर यू थिंक इज बेस्ट, आई एम ओके विद इट। यू वोंट बिलीव इट, टैक्सी जा चुकी है, 2.5 घंटे वेट करके वो बंदा नहीं उठ पा रहा। सडनली ही कॉल्स मी एंड ही सेज दीदी मैं आ जाऊंगा, आई एम गोइंग टू ट्राई मेकिंग इट नो मैटर व्हाट। व्हील चेयर मंगवाई, क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, नॉर्मली वहां रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ 2 बजे तक चलता है, हमारा जो बुकिंग का टाइम था 11-12 के बीच में था। तो अब वो तो 11, 11:30 बजे तो चले ही हैं घर से। तो मैंने कहा आए भी तो कुछ होना ही नहीं है। तो बट द बेस्ट थिंग इज दैट आई रिमेन्ड एब्सोल्युटली कूल, बिकॉज आई सेड गुरु जी आप संभालो, जो करोगे ठीक ही करोगे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू पैनिक, आई एम नॉट गोइंग टू बी अपसेट, नो मैटर इससे कितना भी नुकसान होता है। यू वोंट बिलीव इट, कैसे भी वो व्हील चेयर पे व्यक्ति बुरे हाल में, जो आने की हालत में नहीं भी थे, एंड मूड भी नहीं था उसका कि मैं उठ भी पाऊं, समहाउ मैनेज। फिर वहां हम खड़े हैं तो एक व्यक्ति सडनली अप्रोचेस मी, आप मधुकेश्वर है? हाँ मैं मधुकेश्वर, मैं आपकी यूट्यूब पे बहुत सुनता हूँ और ये वो बहुत अच्छी बातें होती हैं बात, तो यहाँ कैसे आए? मैंने कहा ऐसे रजिस्टर। आपका नंबर क्या है? मैंने कहा 47। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप जाके कहो ना कि आप बड़े जर्नलिस्ट हो, आप बड़े ये हो। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, आई एम गोइंग टू टेक माय टर्न, मैं बैठी हूँ आराम से, गर्मी ये वो एज यू नो क्या हाल होता है सरकारी दफ्तरों में। आई सेड नो, आई विल वेट माय टर्न। यू वोंट बिलीव इट, दिस पर्सन आई हैव नेवर मेट बिफोर इन माय लाइफ, जस्ट उसने प्रोग्राम कुछ सुने हुए मेरे एंड कुछ पढ़ा वढ़ा है। ही देन मूव्ड हेवन एंड अर्थ कि इनको जल्दी कर दो। By the time this person who had to sign those documents reaches, सब सेटिंग हो गई और हमें मेरे बिना कहे आउट ऑफ टर्न सब कुछ वी सेल थ्रू एंड द डॉक्यूमेंट्स गॉट रजिस्टर्ड। जो लग नहीं रहा था, कितने सालों से रुके हुए थे, कितने सालों से वो सारा काम अटका हुआ था। बट जस्ट व्हेन आई सेड गुरुजी इट्स ऑल योर्स, नो मैटर व्हाट यू डू आई एम ओके, and he just made everything happen so smoothly. तो अब मैं सरेंडर ना करूं तो क्या करूं? इज इट पॉसिबल नाउ टू रेजिस्ट? सो आई रियली फील दैट अब तो ऐसा लगता है हर वक्त गुरुजी हैं, देख रहे हैं, और मैं अपने को पूरी तरह सरेंडर, मैं बहुत एनवियस हूं। कहीं मैं संगत देखती हूँ जो पूरी सरेंडर से भक्ति से कैसे कैसे आ, सेवा करते हैं। वो
मुझे एनवी होती है उनसे, काश मेरे में ये भाव होते। मैं तो बहसबाजी ही करती रही गुरु जी के साथ, ये नहीं गुरु जी, उससे ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो। सरेंडर तो बड़ी दूर की बात है, अब आ रहा है जब गुरुजी बहुत दूर चले गए, बट ही सटली देयर विथ मी वॉचिंग। सच में ये लगता, और हम भी ना कितने सेल्फिश भी होते हैं। अब मेरे को आदत है सुबह पार्क में जाती हूँ तो मैं योगासन भी वहीं करती हूँ। तो गर्मियों में जब करो तो आप सब जानते हैं कैसे पसीना पसीना आप हो जाते हैं। अब देखिए ना कितनी सेल्फिश थॉट है ये। तो मैं जब पसीना पसीना हो रही होती हूँ ना, कहती हूँ गुरु जी थोड़ी ठंडी हवा तो चला दो। एंड बिलीव यू मी, ऑन न्यूमरस ओकेजन्स, आई कांट से एवरी ओकेजन, पर हर बार तो मैं मांगती भी नहीं, एकाएक ठंडी हवा के झोंके आते हैं। एंड आई फील गुरु जी's touch. I feel that he's blessing me every time that cool breeze hits my body when it's all sweated out from doing my yogasan in the park. पर अब देखिए ना कैसी छोटी छोटी बातों में, गुरु जी जरा हवा चला दो प्लीज, थोड़ी ठंडी हवा दे दो, बच्चों की तरह, है कि नहीं। इट्स सो चाइल्डिश, आई इवन फील एम्बैरेस्ड मेकिंग सच अ डिमांड। बट है ना हम, आई मीन I'm so used to behaving like a spoiled kid with him, but I try not to take it for granted because I believe कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स अर्न करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट गंदा जीवन जियो और बस जी गुरु जी के जाके दरबार में मत्था टेकाओ और सोचो कि मैंने अर्न कर लिया सब पुण्य। नहीं, गुरु जी लेड अ ग्रेट डील ऑफ एम्फोसिस अच्छे कर्माच। एंड आई रिमेम्बर दिस डिस्टिंक्टली, जब मेरी राखी बहन थी रानी जेठमलानी, राम जेठमलानी की बेटी, एज यू नो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लॉयर्स। तो उसकी बड़ी सीरियस सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और 2-3 बार गुरुजी का प्रसाद मैंने उनके अस्पताल में या जल प्रसाद पहुंचाया, एंड शी मिराक्युलसली गॉट सेव्ड व्हेन देयर वाज नो होप कि बच पाएंगी। खैर शी लेफ्ट वेरी अर्ली। तो उन्होंने भी दिल से तो नहीं गुरुजी को सरेंडर किया, बट एक बार राम जेठमलानी ने जब वो अस्पताल से अपोलो से ठीक ठाक होके आ गई, जब उम्मीद नहीं थी, तो राम टोल्ड मी जरा गुरुजी से पूछो, मैं कुछ देना चाहता हूँ, सो क्या दो। तो जाहिर है उनके दिमाग में होगा कितने लाखों रुपया क्या भी होगा। गुरुजी's मैसेज टू राम जेठमलानी थ्रू मी वाज, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਕਰ। That was his message. I was very touched. तो मैंने राम को वो दे भी दिया मैसेज, एंड राम थे भी दलेर, करते भी थे। हालांकि बड़े बड़े गुंडे मवालियों के भी क्रिमिनल केसेस उन्होंने लड़े। He made his reputation, but he was a good man in many ways, और अच्छे केसेस फ्री भी करते थे बहुत। But his message to Ram was not you do this, you do that for me, but गरीबां दी सेवा किता कर दिल नाल मुफ्त बिना चार्ज किए। तो मेरा मानना है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को आपको अर्न भी करना चाहिए। और बहुत लोग ये मानते हैं, और मैं भी मानती हूँ, कि गुरु जी ने इतने लोगों के पाप अपने ऊपर ले लिए, इतने दुष्कर्म वाले भी जो आते थे ब्लेसिंग्स, तो गुरु जी ने वो सब अपने ऊपर, जैसे शिव जी के बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने नीलकंठ इसलिए कि उन्होंने विष अपने कंठ में धारण कर लिया। तो गुरु जी ने भी बहुत दूसरों का विष धारण किया और शायद इसीलिए बहुत जल्दी शरीर का अपना त्याग करके चले गए। उनकी अपनी हेल्थ को कितने बड़े झटके लग रहे थे, लोगों को पता भी नहीं, बिकॉज ये स्माइलिंग फेस मिलता था हमें तो ब्लेसिंग्स वाला।
व्हाट ही वाज सफरिंग, वो जो बार बार कहते थे मेरे हाथ प्रेस करो, मेरे पाँव प्रेस करो, दीज वर साइंस दैट हिज बॉडी वाज गेटिंग स्ट्रेस्ड, हमारे संगत के दुष्कर्म और पाप अपने ऊपर लेते हुए, हमें ब्लेसिंग्स देते हुए, हमारे पाप भरने में। तो और ना हम चढ़ाएं, उनकी आत्मा को और दुखी ना करें, और उनके पास जाएं तो ये सोच के कि हमारे दुष्कर्म तो नहीं आपसे मिटाने आए, आपसे सिर्फ ये नहीं कि हमारे दुष्कर्मों को आप नजरअंदाज करके ब्लेसिंग्स दो, हमारे पापों को नजरअंदाज करके आप ब्लेसिंग्स दो, बट हमें रास्ता दिखाओ, हमें गलत गलत रास्ते से चलने से बचाओ, गलत डिसीजन से बचाओ, अहंकार से बचाओ। अहंकार के बारे में जो गुरबाणी के बहुत अच्छे अच्छे शब्द कीर्तन चलते हैं, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा, जो गुरुजी के भी फेवरेट रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी के समय में वो बहुत वो वाले कुछ शब्द चलते हैं जो मेरे चलते थे, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो अहंकार, ईगो, सबसे बड़ी जो नियामत गुरुजी ने मुझे दी है वो है ईगो परफोरेशन, कि मैं संभाल लूंगी, मेरे कर्म ही मुझे अ, आगे लेके जाए ना। ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है, और वो भी फिर गुरुजी जैसी अ, महान आत्मा की ब्लेसिंग्स। तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ माय लाइफ। संगत जी, thank you so much for inviting me. There's so much one can go on and on about Guruji. Uh, एक बात तो मैं अंत में कहूंगी कि मेरी लाइफ में मिरेकल वैसे जैसे लोगों के सुनती हूँ वो तो नहीं हुए, ना ही गुरुजी ने मुझे मेरी माँ से मिलवाया, ना ऐसे मिरेकल। कल वाला एक मिनी मिरेकल कह सकते हैं, बट मौत के मुंह से निकाल लिया, वो पता नहीं, मिनी miracles हुए होंगे which we take for granted, but most importantly जो जो मेरे साथ गया उसके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी बातें वो मैं किसी और दिन बताऊं, क्योंकि 1 घंटे का समय मुझे दिया गया था। गजब के करिश्मे गुरुजी ने किए जो मेरे साथ गया। तो कभी कभी मैं इस पे भी हंसती थी, गुरुजी कभी मेरे साथ भी इतने बड़े बड़े मिरेकल कर दो, जो मेरे साथ जाता है उसके तो कमाल ही कर देते हो आप। बट इवन दैट आई फील ब्लेस्ड कि जिसको मैं लेके गई वो तकलीफ में था, जो बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों में भी जो गुजर रहे थे, उनके कैसे कष्ट गुरुजी ने निवारण किए। दैट इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ। आई हैव टेकन मोर देन 1 आवर। तो मैं इसी से आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।